मैं रुक करता हूं अगली बड़ी खबर के साथ। इस वक्त इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में अब हूती टेररिस्ट इस वक्त सामने तैयारी कर रहे हैं। यरूशलेम पर हमले की तैयारी में, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में। यमन पर हमला किया था इजराइल ने, हूती ने यरूशलेम पर कब्जे की वॉर ड्रिल भी शुरू कर दी है। अंडरग्राउंड बेस से निकले हैं हूती के लड़ाके, आईडीएफ की तरह यूनिफॉर्म में दिखे हैं। ये हूती के लड़ाके डमी इजरायली बेस पर हमला करते दिखे हैं। हूती के ये लड़ाके सारे इन्होंने अपनी ड्रेस पहनी है जो आर्मी यूनिफॉर्म कही जा सकती है, और इसमें इन्होंने यरूशलेम पर कब्जे की वॉर ड्रिल भी की है। अंडरग्राउंड बेस से निकले हैं, यानी ये भी टनल बनाकर रह रहे हैं क्या? जिस तरीके से हमास के लोग रह रहे हैं, हमास के आतंकवादी जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या हूती भी उसी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं? और क्या वो इजराइल को चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि इजराइल के हमले के बाद एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया था इजराइल ने। उधर यरूशलेम पर हमला करने की तैयारी में हूती, यरूशलेम पर कब्जे की तैयारी कर रहा है हूती। जी हाँ, यमन से 2500 किलोमीटर दूर अंडरग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, हमास की मदद से यरूशलेम पर हमले का प्लान। लेकिन हमास भी यहां पर शामिल बता रहे हैं। रेड सी पार कर इजराइल पर ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान है, लेबनान के जरिए इजराइल में घुसपैठ का प्लान है। एक एक करके हर फ्रंट से इजराइल को घेरने की कोशिश इस वक्त ये संगठन कर रहे हैं, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यूके देवनाथ सर, अब इस हालत में इजराइल क्या करेगा? इस हालत में इजराइल क्या तैयारी करेगा? क्या हूती जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इजराइल को हराने या यरूशलेम पर कब्जा करने का मादा रखता है? क्या वो इसी तरीके से काम करेगा कि लेबनान के जरिए इजराइल के अंदर घुसना और रेड सी के जरिए इजराइल को उधर से टारगेट करना, क्या जैसा कहा जा रहा है वैसा करने में सक्षम है ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, फौजी तौर पर, मिलिट्री तौर पर हूती एक बहुत ही मजबूत संगठन है। उनके पास बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, बहुत अच्छे हथियार हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके पास कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक नॉर्मल आर्मी की तरह से है। अब ये इजराइल पर कैसे हमला करेंगे? सीधा एरियल डिस्टेंस जो है, अगर देखें तो 2000 किलोमीटर है। तो अगर इनको इजराइल तक पहुंचना है, उसके लिए समुंदर का रास्ता एक तरफ पड़ता है, जहां ये लाल सागर से होते हुए, गल्फ ऑफ अकाबा होते हुए, इजराइल का जो दक्षिण इजराइल में सी पोर्ट है इलियट, वहां तक पहुंचे और फिर इजराइल पर हमला करें। लेकिन ये जो रूट है, लाल सागर से होते हुए, गल्फ ऑफ अकाबा होते हुए, इलियट पोर्ट तक इजराइल के, यहाँ पर पूरी तरह से अमेरिकन नेवी का दबदबा है। इस एरिया के पूरब में सऊदी है, जो कि इनको मदद नहीं करेगा, और इस रूट के पश्चिम में इजिप्ट है, वो भी इनको नहीं मदद करेगा। वरन गल्फ ऑफ अकाबा में तो शायद इजिप्ट की जो नेवी है, वो सनाई डेजर्ट से ऑपरेट करते हुए इनको रोक देगी, क्योंकि इजिप्ट का कैंप डेविड एग्रीमेंट के तहत एग्रीमेंट है इजराइल के साथ कि वह इजराइल को ना सिर्फ हमला नहीं करेगा, वरन इजराइल को भविष्य में किसी हमले से बचाएगा भी। अब दूसरा रूट हुतीस के लिए कहां से बचता है कि वो लेबनान से, यानी जहां पर हिजबुल्लाह है दक्षिण लेबनान में, वहां से हुती के लड़ाके इजराइल में घुसे उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब उसके लिए उनको पहुंचने का रूट लेबनान में कहां से होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हूती जो है वो यमन में है, यमन से उनको जाना पड़ेगा। फ्रेंडली कंट्री नियरेस्ट कहां पर है? कोई भी नहीं है। उनको जाना पड़ेगा ईरान। ईरान में उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, हथियार मिलेगी और कुछ पैसे मिल जाएंगे। वहां से उनको जाना पड़ेगा उत्तरी इराक। उत्तरी इराक में अभी तक अमेरिकी फौजों का दबदबा कम है। उत्तरी इराक होते हुए जाना पड़ेगा सीरिया। सीरिया में गृह युद्ध चल रहे थे, हूती वहां से चलते चलते लेबनान तक जा सकते हैं। लेकिन ये रास्ता इतना लॉन्ग एंड ट्रेचरस है कि रास्ते में ही उनको कहीं पे अमेरिका की एयरफोर्स इंटरसेप्ट करके, या तो इराक में, उत्तरी इराक में, या सीरिया में, या दक्षिण लेबनान में हवाई अटैक करके यूएस एयरफोर्स उनको नष्ट कर देगी। तो ये जरा दूर की कौड़ी लग रही है कि हूती जमीनी हमला इजराइल पर कर सकते हैं। जी।
यानी इस हालात में रेड सी के ज़रिए अगर कुछ किया जा सकता है तो उस पर ज़रूर हूती कुछ कर सकता है और उसका जवाब देने के लिए आईडीएफ भी तैयार होगी। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं कर्नल जयेश सोढ़ी का रुख करूंगा। गाज़ा में हमास का गोरिल्ला अटैक भी सामने आया। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ पर हमला किया गया। हमास हमले में आईडीएफ का मरकबा टैंक तबाह हो गया। हमास हमले में आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह किया गया। एक टैंक तबाह, एक आर्मर्ड व्हीकल तबाह किया गया। हमास ने छुपकर घात लगाकर यह हमला किया आईडीएफ के ऊपर। यानी अभी भी गाजा के अंदर, जमीन के अंदर टनल में वो स्ट्रक्चर, वो जगहें, वो सेफ पैसेज मौजूद हैं जहां से हमास बिना रुके ऑपरेट कर रहा है। अगली बड़ी खबर, आईडीएफ और हमास के बीच भीषण मुठभेड़ भी हुई है। आईडीएफ की स्पेशल फोर्स ने हमास के लड़ाकों को घेर लिया है। इजरायली फोर्स ने हमास पर अंधाधुंध फायरिंग की है। आईडीएफ पर हमले के बाद टनल में घुस गए हैं ये लड़ाके। उन टनल को जिनको पॉइंट करके, पिन पॉइंट जीरो इन करके आईडीएफ एयर रूट से हमले करके उन्हें तबाह कर रही है, एयर अटैक करके तबाह कर रही है। कर्नल जयेश सोढ़ी, निकट भविष्य में क्या हमास और आईडीएफ के बीच में चल रहे इस वॉर का कोई अंत आप देखते हैं? क्या आपको यह लगता है कि हमास अपना मेजर जो फाइटर बेस है वो खो चुका है? बने रहने के लिए क्या हमास के पास अब लोगों की कमी है? क्या यही वजह है कि हमास ने आगे बढ़कर फतेह के साथ समझौता किया है? राजीव जी, जब पहला इंतिफादा चल रहा था 1990 में, तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल डेनियल शोमरॉन ने इजराइल के प्रधानमंत्री इश्तियाक रबिन को कहा था कि ये फिलिस्तीन का मुद्दा एक सैनिक मुद्दा नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है और ये राजनीतिक तरीके से ही हल होगा। कुछ ऐसा ही इसी साल 20 जून को 2024 को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्समैन रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि सैनिक तरीके से हमास कभी खत्म नहीं हो सकता है। जहां तक हमास की बात है, पहले 4 बारी 2007 से जब से उसे गाजा पट्टी में शासन संभाला, पहले 4 बारी इजराइल उस पे सैनिक हमला कर चुका है। ये 5वीं बारी है जब जब इजराइल ने हमास पे सैनिक हमला किया है। कुछ समय के लिए हमास को दबा दिया गया है, लेकिन फिर वो कुछ समय बाद उभरा है और घातक और खतरनाक होकर। इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि हमास को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जहां तक बात है हमास की फतह के साथ बीजिंग में एक दोस्ती होने की, यह इजराइल के लिए और खतरे की घंटी है, क्योंकि अब तक जो वेस्ट बैंक है जहां पे फतह का सरकार चल रही है, वेस्ट बैंक से अब तक इजराइल पे कोई हमला नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हिजबुल्लाह, हूती, हमास और अब वेस्ट बैंक के साथ दोस्ती हो गई है, अब पूरी तरह से इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है। और यही कारण, यही चीज है जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 अक्टूबर पिछले साल से पहले दिन से जब से युद्ध शुरू हुआ, वो बोलते आए, चेतावनी देता है इजराइल को कि जितना लंबा तुम ये युद्ध खींचोगे उतना तुम्हारे लिए मुसीबत होगी। यही चीज कमला हैरिस, अमेरिका की उपराष्ट्रपति, भी कहती आई है पहले दिन से। अब जैसे जैसे इजराइल इस युद्ध के दायरे को बढ़ा रहा है, वो खुद दलदल में फंस रहा है। जहां तक हमास की बात है, हमास के पास लड़ाकों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमास एक संगठन नहीं, एक सोच है। वहां का हर आदमी, हर औरत अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो हमास को ये बेशक कुछ समय के लिए दबा देंगे जैसे पहले किया, लेकिन फिर हमास उभरेगा। लेकिन इस बारी तो हमास को दबाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इजराइल को जीत का कहीं आसार नहीं दिख रहा है। अभी फिलहाल ऐसे आसार